सोलो लेवलिंग के एनीमे ने सीजन 1 में जहां तक स्टोरी कवर करी थी उसके बाद से अंत तक हम कवर करेंगे और इस सीरीज के कई पार्ट्स होने वाले जिसमें कि पहला पार्ट ये है। तो सीधा आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं क्योंकि पूरी स्टोरी हम आगे कवर करने वाले हैं तो स्पॉइलर तो रहेंगे। तो अगर स्पॉइलर नहीं चाहिए तो ये वीडियो छोड़ सकते हो और बाकी नॉर्मल वीडियो आएंगी चैनल पे वो कंटिन्यू देख सकते हो तुम। तो आगे की खतरनाक धांसू जो स्टोरी है वो जानना चाहते हो तो बने रहो। तो एनीमे में जहां पे सीजन 1 खत्म हुआ है वहां पे हमारा जिन्नू शैडो मोनार्क बन जाता है, उसको नई एबिलिटी मिलती है एंड वो जॉब चेंज वाला क्वेस्ट पूरा हो जाता है। तो उस जगह का मिशन कंप्लीट करने के बाद वो उस जगह से फिर बाहर निकलता है, घर जाके मस्त सोता है, काफी थक चुका होता है तो ऑब्वियसली हाथी घोड़े सब बेच के सोता है बढ़िया। और दोपहर के 2 बज चुके होते हैं तभी उसकी बहन का कॉल आता है कि उसकी सिस्टर की टीचर से उसको मिलना है, मतलब टीचर मीटिंग टाइप की है। तो उसकी सिस्टर बोलती है आ जाना 5 बजे। तो जिन्नू तुरंत उठता है, तैयार होता है एंड सबसे पहले बैंक जाता है, पासबुक अपडेट करवानी होती है, लेटेस्ट उसका बैलेंस वगैरह जो वो बिल्कुल अपडेट हो जाता है ना पासबुक में, वो देखना होता है उसको, इसलिए बैंक जाता है। एंड वहां पर जो उसकी पासबुक अपडेट करती है जो बंदी बैठी होती है वो देख के चौंक जाती, भाई इतना बैंक बैलेंस। और बैंक बैलेंस होता है भाई 1.4 बिलियन, कोई की भी फटेगी। फिर वो अपनी सिस्टर के स्कूल पहुंचता है एंड सिस्टर उसको देख के बोलती है कि तुम संजिन वही हो ना, क्योंकि हमारा भाई कुछ ऐसा दिख रहा होता है, मानोगे तुम वो ये वही बंदा है जो पहले देखा था तुमने। तो ऑब्वियसली वहाँ स्कूल में जितनी और दूसरी लड़कियां हैं वो भाई को देखेंगी और देखती ही रह जाएंगी। जिन्नू की बहन भी बोलती है किसी क्यूट लड़की से तुम्हारी बात कराऊं क्या, जीएफ वगैरह तो है नहीं तुम्हारी। तो ऑब्वियसली हमारा लौंडा उसकी गाल खींच के बोलता है मजाक मत उड़ाओ। एंड फिर हमारा भाई टीचर से मिलता है एंड ऑब्वियसली वो भी फ्लैट हो जाती है और आगे वो टीचर जिन्नू को बताती है कि जिन्ना जो उसकी बहन है उसका नाम जिना है, वो काफी बढ़िया स्टूडेंट है और हर फील्ड में बढ़िया है, स्पोर्ट्स वगैरह भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई तो भाई है ही। और आगे स्ट्रेंजली बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर भी तुम्हारी तरह हंटर तो नहीं बनेगी ना, क्योंकि वहां पर कोई एक और दूसरी लड़की थी जिसने ऐसा कर दिया था, उसकी अवेकनिंग हुई और वो हंटर बन गई एंड फिर हंटिंग में लग गई, पढ़ाई लिखाई उसने छोड़ दिया, स्कूल आना छोड़ दिया, 24/7 हंटिंग। जिन्नू उस लड़की की रैंक पूछता है टीचर से कि क्या रैंक है, तो उसकी रैंक ई रैंक पता चलती है। वाह। आगे नाम भी पूछता है तो उस लड़की का नाम हान सॉन्ग ये पता चलता है। और यहाँ वही बंदे की बात हो रही है जो तुम एनीमे में देख चुके हो, जहाँ पर जिन्नू बंदे बुलाते हैं ना रेड के लिए कई सारे, उसमें से एक अंडर एज लड़की भी होती है, मतलब छोटी सी बाकियों से। हाँ ये वही लड़की है जो कि जिना जो जिन्नू की बहन है उसकी दोस्त होती है, इसलिए टीचर को थोड़ा लग रहा होता है कि ये भी तो वैसी नहीं हो जाएगी। और उस स्कूल से जैसे जिन्नू बाहर निकलता है तो स्वयं आंखों के सामने वो स्वयं लड़की खुद ही आ जाती है और कहती है कि स्कूल तो वापस मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो बनूंगी हंटराइन। और ये सुन को जिन्नू खुश हो जाता है और वो अपनी टिप्स पेलने लगता है कि तुम्हें वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, हैंड टू हैंड फाइट तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी, इसलिए वेपन्स तुम्हें चाहिए पड़ेंगे। पर वेपन्स पे तुम रिलाई नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। एंड ऐसे ही वैसी टिप्स पेलना चालू कर देता है। हान सॉन्गी जो लड़की है उसको लगता है कि जिन्नू उसको ज्ञान पेलेगा कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, हंटर छोड़ो। पर ये सब बोलने के बजाय हमारा जिन्नू उससे बोलता है मैं बनाऊंगा तुम्हें हंटर, मैं बनाऊंगा तुम्हें एक महान हंटर। यस, ये जिन्नू ने सही में बोला, पता नहीं क्यों बोला, क्या देख लिया उस लड़की के अंदर, क्या देख लिया, पर जिम्मेदारी ले ली। आगे सीन चेंज होता है और एक अननोन शख्स फ्लाइट से कोरिया आता है, बाहर की कंट्री से, और उससे मिलने के लिए जिनचोल आता है। एंड आगे पता भी चलता है कि वो जो अनजान शख्स आया है वो एस रैंक हंटर है और ये वही बंदा है तो मैं याद होगा ना उस केव के अंदर जब हमारा जिन्नू जाता है और कई लोगों के साथ ज्वाइन होकर जाता है, पर वो कई लोग जिन्नू को ही मारने के चक्कर में आ जाते हैं, जिन्नू का जो फ्रेंड है उसको ही मारने के फिराक में आ जाते हैं, मतलब पार्टी बदल देते हैं। फिर जिन्नू उन सबको ही खत्म कर देता है। तो वहां पर जो फोर्स थी, जो वहां का जो लीडर था उसका ये भाई है, ये आया है बदला लेने। एंड सेम चीज हमारा जिन चुल भी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, एंड वो बताता है कि मुझे जिन वू एंड जिन हू से जबरदस्त काम है। ये बंदा कोरिया छोड़ के यूएस जा चुका होता है, बट ये उसका जबरदस्त काम उसको वापस बुला लिया। एंड हाँ, उसका नाम है वैंग डोंग सू, अजीब अजीब से नाम है यार ये, रमेश, सुरेश, राहुल, रोहन और जैसे कि उसका जो भाई था उस पर कई सारे मर्डर्स के आरोप वगैरह लगे थे, लेकिन हमारे जो जिनचुल चचा हैं जो सबकी डिटेक्टिव गिरी बताते हैं सब जगह जाके, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका भाई कौन है, उसका भाई सामने खड़ा है जो एस रैंक हंटर है, इसलिए उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। जिन्नू ने लेकिन बहुत अच्छे से कर दी। और जो बंदा बाहर से आया है डोंगसू, वो जिनचुल को अपने स्कैवेंजर गिल्ड में इनवाइट करता है कि ये सब काम आम छोड़ो, डिटेक्टिव गिरी छोड़ो, मेरी टीम में आओ। एंड ये सुन के जिनचुल सोच में पड़ जाता है क्या करूं। तुरंत सीन चेंज होता है एंड जिन्नू एंड हान सॉन्गी जो हमारी बंदी है नई उस पे आता है। उन दोनों से मिलने के लिए आता है वो चीफ, वही चीफ जिसको हमारे जिन्नू ने चूना लगा दिया था, जो जिन्नू में काफी इंटरेस्टेड भी था, उसको अपने व्हाइट टाइगर गिल्ड में इनवाइट करना चाह रहा था, खूब पैसा दूंगा ये बोल के, पर कर नहीं पाया। तो वो यहाँ पे जिन्नू से मिलने आता है अपने असिस्टेंट को लेके, पर यहाँ पर वो लोग खुद नहीं आए हैं, यहाँ पर जिन्नू ने खुद उन्हें बुलाया है। इसलिए लड़की जो हमारी है हान सॉन्गी उसकी ट्रेनिंग के लिए, और वो व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जो चीफ है वो भी इसको अच्छा मौका समझ
समझते हैं जिन्वू को इम्प्रेस करने का। फिर शायद हो सकता है जिन्वू उनकी व्हाइट टाइगर गिल्ड में आ जाए, कोशिश तो करेंगे ना वो लोग। तो वो लोग मिलके एक खाली जगह पे जाते हैं जहाँ पर एक सी रैंक गेट खुला हुआ होता है एंड ऑब्वियसली वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। एंड बस यहाँ पे 2 लोग नहीं है, वो चीफ अपने व्हाइट टाइगर गिल्ड के कुछ नए बंदों को भी लाता है ट्रेनिंग करवाने के लिए सी रैंक गेट में। और नए बंदों में से एक ए रैंक है, 7 बी रैंक है और 4 सी रैंक है। इन लोगों के अलावा हमारे जिन्वू एंड हमारी वो नई बंदी भी है ई रैंक वाली हान सोंगी। तो वो सबके सब ट्रेनिंग के लिए उस सी रैंक गेट में घुस जाते हैं। पर यहाँ पे ये गेट नॉर्मल गेट ही है, मतलब मॉन्स्टर वगैरह उसमें वैसा ही होंगे, कोई ट्रेनिंग वगैरह तो ऐसा नहीं कि कोई उनको दया याद दिखा देगा ट्रेनिंग में, नहीं, ये बिल्कुल रियल वाला गेट है। तो ये सारे लोग गेट में घुसने लगते हैं एंड जिन्वू सबसे पीछे रहता है क्योंकि बच्चों की ट्रेनिंग है भाई। जिन्वू की थोड़ी ट्रेनिंग हो रही है कि वही पेल दे आगे जाके सबको, नहीं देखेगा वो। और जैसे कि गेट का जो कलर रहता है, डंजियन का जो गेट का जो मतलब कलर रहता है ब्लू कलर का खुलता है जो, और जैसा यहाँ पे जिन्वू अपनी मुंडी डालता है यहाँ पे सबसे लास्ट में गेट में घुसने के लिए, तो उस गेट का कलर ब्लू से एकदम रेड हो जाता है। गेट से काफी खतरनाक एनर्जी वेव्स निकलने लगती है जिसको देखकर सबकी फटे आती है कि भाई क्या हो गया है। जिन्वू चिल्ला के बोलता है कि चीफ से कि पूरी अटैक फोर्स को बुलाओ, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। और इतना ही बोलते साथ वो गेट के अंदर अपने आप खींचा चला जाता है। तो वो चीफ तुरंत एकदम अपने व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर को, टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, उस मास्टर को फोन लगाता है एंड वो मास्टर है एस रैंक हीरो बेक योनहू। उसको कॉल लगा के वो सारी सिचुएशन बताता है कि हाथ में आ गई, यहाँ पे क्या करूं, हाथ में आ गई तो घर ले जाऊं। तो हमारा एस रैंक बेक योनहू बोलता है कि अगर ऐसा जैसा वो तुम बोल रहे हो वैसा ही वैसा हुआ है तो भाई ये खतरनाक सिचुएशन है, मुझे खुद वहां आना पड़ेगा। आगे फिर हमारा सीन वैंग डोंगसू जो अभी बाहर की कंट्री से आया है उस पे सीन आता है। वो भाई साहब जिन्वू को ढूंढने निकल जाता है कार से, और कार का ड्राइवर कौन है, जिनचुल चचा। तो डोंगसू वहां पे कहता है कि जिन्वू जैसे हंटर तो किसी डंजियन में ही मिलेगा, पर जिनचुल बोलता है कितनी हजारों लाखों डंजियन खुली रखी यहाँ पे, किस किस में ढूंढोगे इसको। तो डोंगसू बोलता है कि 21st सेंचुरी में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डोंगसू तुरंत जिन्वू की लोकेशन को फाइंड करके उसकी तरफ निकल जाता है, पर उसी बीच वो जिनचुल से बोल देता है कि मैं जिन्वू को गाड़ दूं या फिर उसके साथ जो करूं तो मैं उससे कोई भी मतलब होना नहीं चाहिए। और वो कहता है यस। फिर वापस हम आते हैं जिन्वू पे और जो बंदे वहाँ रेड गेट में घुस चुके हैं उनके ऊपर आते हैं। तो वो लोग वहाँ पे भाई किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं एंड जिस गेट से आए वो गेट भी गायब हो जाता है। एंड वहाँ पर उनके ऊपर आइस एल्व्स तीर से हमला कर देते हैं। 1-2 बंदों को वो तीर लग जाता है तो वो तुरंत वहाँ पे जम जाते हैं, पर हमारा जिन्वू उनको ब्लॉक कर देता है। उस रेड गेट या फिर बोल लो रेड डंजियन के बाहर पे बेक योनहू यहाँ पे पहुंच जाता है एस रैंक हंटर। वो वहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पाता। फिर वो चीफ से बोलता है क्या तुमने कोरियन हंटर गिल्ड को कॉल किया। चीफ बोलता है कि हाँ किया था, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं। वो बोल रहे हैं तुम्हारी आंखें खराब हो गई, सी रैंक गेट ही है वो, चिंता मत करो। बेक योनहू हमारा एस रैंक हंटर बोलता है कि भाई ये रेड गेट है, इसको हल्के में मत लेना, बी रैंक गेट हो सकता है, ए रैंक हो सकता है, और अगर किस्मत खराब हुई तो एस रैंक भी हो सकता है, इसको नापने का कोई तरीका नहीं है। तो वो आगे पूछता है कि अंदर गए कितने लोग हैं। पता चलता है कि 12 लोग गए हैं। और हमारा योनहू आगे ये भी बोलता है कि अगर ये गेट ए रैंक हुआ तो फिर कोई भी जिंदा बच के नहीं आने वाला है, क्योंकि अंदर जो बंदे गए हैं वो बेचारे नए बंदे थे, ट्रेनिंग के लिए घुसे थे यार बेचारे, तो उनका बचना तो मुश्किल है। ये बोलता है वो, पर उसको शायद जिन्वू के बारे में भी पता नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है, चिंता मत करो। चीफ इसको फिर ये भी बता ही देता है कि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बंदे भी घुसे हैं, एक ई रैंक हान सोंगी है लड़की और हमारा एक ई रैंक जिन्वू भी घुसा है। वहाँ अंदर तीर वाले एल्व्स यहाँ पर 2 बंदों को जमा भी चुके होते हैं तीर से, और तीर मारने के बाद एल्व्स भी फुर्र हो जाते हैं, गायब। और वो हमारी बंदी हान सोंगी यहाँ पे जिन्वू से गेट के बारे में पूछती है, रेड गेट के बारे में पूछती है। तो जिन्वू कहता है ये रेड गेट दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं, किसी दूसरी दुनिया से। इसके अंदर अगर कोई फंस गया तो जब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक यहाँ के बॉस को ना हरा दे। एंड वहां पर जैसे कि एक ए रैंक हंटर है, उसका नाम पता चलता है किम चुल। वो बोलता है कि मैं तुम लोगों की सर्वाइवल में मदद करूंगा, मैं बचाऊंगा तुम्हें। पर आगे ये भी बोल देता है कि मैं इतने सारों को नहीं बचा पाऊंगा, इसलिए हमें सेपरेट टीम बनानी होगी थोड़े बंदों की। और फिर पूछता है कि कौन कौन ज्वाइन करेगा मुझे। और क्योंकि जैसे कि वो एक ए रैंक हंटर है, मतलब सबसे ऊंची रैंक उसी की है, तो सबको लगता है कि उसके साथ अगर हम रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, सर्वाइवल के चांस ज्यादा हैं। तो सबके सब भागे भागे उसके पास जाने लगते हैं और वो सबको भगाने लगता है। बोलता है कि सी रैंक या उससे नीचे वालों को मैं नहीं लूंगा। यहाँ इस रेड डंजियन में बिताया हुआ एक दिन बाहर की नॉर्मल दुनिया के 1 घंटे के बराबर है। तो हो सकता है कि बॉस को ढूंढने में कई टाइम लग जाए, महीनों बीत जाए यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे फालतू कमजोर लोगों को अपने साथ नहीं रख सकता और अपने ऊपर कोई वेट फालतू का नहीं बढ़ा सकता। लिटरली ये बोल देता है वो। और एक तरीके से देखा जाए तो वैसे तो वो सही है, हर किसी को जिंदा रहना है क्योंकि वहां पे, और वो तगड़ा आर्मर वगैरह ही पहना है तो चाहेगा कि भाई जिंदा बचे। तो उसके साथ ऑब्वियसली बी रैंक वाले पूरे हो जाते हैं, पर वहां पर एक बी रैंक लड़की उसके साथ होती है, तो वो उसको छोड़ के जिन्वू के पास आ जाती है। और पास आके वो जिन्वू से बोलती है कि उस किम चुल जो कि ए रैंक जो इतना बड़ा मतलब बन रहा है, उसको तो आईसी एरोस दिखे भी नहीं थे जो एल्फ्स ने फेंके थे, वो तो सेंस तक नहीं कर पाया था, पर तुमने तो उनको रोक भी लिया था। तो इसका मतलब साफ है कि तुम
तुम एक ई रैंक नहीं हो, ये बोलती है वो। और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। वहां बाहर जो हमारा चीफ है वो भाई बेक योनह्यू को बता रहा होता है कि जिनवू जो बंदा गया है ई रैंक उसकी रीअवेकनिंग हुई है, पर हमारे योनह्यू भैया उस पर बिलीव नहीं करते। वो अपना विश्वास उस ए रैंक हंटर पे ज्यादा दिखाते हैं जो अंदर गया है, क्योंकि ए रैंक अब यही समझ रहे हैं कि ए रैंक वाला अच्छा खेलेगा, तो इसलिए उसको लगता है कि वो ए रैंक वाला ही कुछ करके दिखाएगा। और इतना ही में वहां पर जो सैंग चैन भी आता है, चीफ ऑफ द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट इन व्हाइट टाइगर्स गिल्ड। वो भी किम चोल पे बैट लगाता है कि किम चोल ही भाई सबको बचाएगा, वही आ पाएगा सही सलामत से बाहर। पर अपना जो चीफ है वो भाई साहब जिनवू को जानता है, वो जिनवू पे उम्मीद बैट लगा देता है। देखते हैं समय बताएगा कौन आएगा। और इतना होता ही है कि वहां पे वैंग डोंग सू जो भाई साहब अभी बाहर से आया वो भी पहुंच जाता है उसी लोकेशन पे, और उसको देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं। वैंग डोंग सू वहां पे पहुंचते साथ बोलता है वो लाउजी ई रैंक जिनवू ऐसी रेड गेट में घुसा है ना। फिर बेक योनह्यू यहाँ पे सोचता है कि इसको तो अभी यूएस में होना चाहिए, कोरिया में क्या कर रहा है। और मेन चीज ये जिनवू को कैसे जानता है, ई रैंक हंटर को। फिर सीन चेंज होता है अंदर की तरफ। वहां पर जिनवू उस लड़की उससे पूछ रहा होता है कि तुम लोग भाई नए बंदे हो, फिर भी मतलब इतने ज्यादा घबरा क्यों नहीं रहे हो तुम जितना तुम्हें घबराना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन काफी खतरनाक है। तो लड़की बताती है कि हम लोग को काफी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और बताया गया है कि डंजियन में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और बताती है कि उस ए रैंक जो किम चोल है उसको तो भाई स्पेशल और अलग से ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि वो आगे जाके व्हाइट टाइगर्स गिल्ड की मेन अटैक फोर्स ज्वाइन करेगा। अब जैसे कि ए रैंक किम चोल ने एक अपनी अलग टीम बना ली है जिसमें कि बी रैंक है, मतलब हाई लेवल के बंदे हैं, तो यहाँ पे अपने आप दूसरी टीम भी बन गई जिनवू की, जिसके साथ मतलब लो रैंक वाले बंदे हैं। तो 2 टीम यहाँ पे बन गई और यहाँ पे दोनों टीम फिर अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। थोड़ी देर चलते ही किम चोल की टीम पे आईसी बियर हमला कर देते हैं, आईसी भालू, जिन्हें वो लोग हरा देते हैं आसानी से। और दूसरी तरफ जिनवू की टीम में जो बंदी है वो भी जिनवू को वार्न कर रही होती है कि हम जो सीधे सीधे जा रहे हैं वो हम सीधा आईसी बियर्स की टेरिटरी में घुस रहे हैं। तो इस पे जिनवू सीधा बोलता है कि आइस बियर्स ही तो है, थोड़ी ना कोई और है, देख लेंगे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। और चलते चलते लोगों को काफी ठंड लगने लगती है, क्योंकि अब रेड गेट में कोई दूसरी दुनिया ही पे है ये लोग, तो वहां पे टेम्परेचर काफी कम होता है, मतलब देख सकते हो तुम बर्फ गिर रखी है। और ये लोग उस तैयारी से नहीं आए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं रेड गेट में क्या हो, डेजर्ट हो सकता है बिल्कुल हाई टेम्परेचर का, जंगल हो सकता है जहरीला, या फिर ये बर्फीला इलाका हो सकता है। एंड किसी के पास उस हिसाब का सामान नहीं है, तो अपना जिनवू अपनी इन्वेंट्री से निकाल के सबको कपड़े देता है कि ले बेटा भीख में ले। और ये देख के सबके सब चौंक जाते हैं कि भाई क्या कर रहा है ये बंदा, इसने ऐसा कैसे किया। और वो जो ई रैंक लड़की है हांग सॉन्गी, वो उसको देख जिनवू को देख के बोलती है क्या हो तुम। जिनवू उस लड़की से कहता है मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। पर सबको जिनवू वार्न भी कर देता है कि मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा और कोई डिमांड भी नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद उन लोगों के सामने भी एक आइस बियर हमला कर देता है, मतलब सामने आ जाता है। तो जिनवू अपना टाइटल वुल्फ स्लेयर में बदलता है और एक घूसे में फट से उस आइस बियर को ढेर कर देता है। और उसको देख के ऑब्वियसली सबके सब शॉक हो जाते हैं कि भाई क्या चीज है ये बंदा, क्या है ये बंदा। बाहर पे हमारे बीक योनहू एस रैंक हंटर पूछते हैं, फिर से पूछते हैं डोंग सू से कि क्या काम है तुम्हें यहाँ पे। और पता नहीं जैसे यहाँ पे डोंग सू यहाँ पे आया उस लोकेशन पे, बीक योनह्यू एक यहाँ पे है, जैसे ही वहां पे आया अपने बेक चाचा के यहाँ पे बाल पूरे सफेद हो गए। पहले रेड कलर के थे लेकिन जैसे ही वो आया इनके बाल सफेद हो गए। अब शायद पता नहीं अटैक मोड में चला गया हो। डोंग सू वहां पे बेक से बोलता है कि वो वहां पर सिर्फ एंटरटेनमेंट लिए है। तो बेक योनहू इस बात पे बोलता है कि जब तक वो लोग उस गेट के रेड गेट के अंदर हैं जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। गेट के उस पार कुछ भी हो सकता है डेजर्ट हो, काफी खतरनाक टेम्परेचर वाला हो सकता है, काफी कोल्ड टेम्परेचर वाला एक बर्फीला एरिया हो, या फिर पॉइजनस एरिया हो, कुछ भी हो सकता है। और अंदर तरफ जिस भालू को हमारे जिनवू ने पेला है, बंदे उसी को पका के मस्त खा रहे होते हैं। और खाने के बाद जिनवू मस्त अपनी एक्सरसाइज चालू कर देता है, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी ना। और एक्सरसाइज करने के बाद फिर हमारा भाई निकलता है शिकार पे, और जैसे निकलता है उसको कई सारे आइस बेयर्स मिलते हैं सामने, और उन सबके सामने अपना भाई निकालता है अपना क्या निकालेगा, शैडो मोनार्क पना निकालेगा। तो अपना जिनवू भी यहाँ पे जो उसने स्टोर कर रखे होते हैं शैडो नाइट्स, शैडो मॉन्स्टर्स, वो निकाल लेता है। तो एक तरफ समझ रहे हो बियर्स की सेना, एक तरफ हमारे जिनवू की सेना, शैडो सेना। और हमारा जिनवू इन शैडो नाइट्स की वजह से क्या पेलना चालू करता है भाई, चुटकियों में वो लोग आइस बेयर्स को खत्म करने लगते हैं। पर उन शैडो नाइट्स के यूज की वजह से यहाँ पे जिनवू की काफी ज्यादा मैजिक पावर जल्दी जल्दी खत्म हो रही होती है। और जब तक उसकी मैजिक पावर है, जब तक वो नाइट्स इमॉर्टल हैं, उसके शैडो नाइट्स जो हैं, क्योंकि वो जैसे ही उनको चोट लगती है तो वो तुरंत से रीजनरेट हो जाते हैं। जब तक जिनवू के पास मैजिक पावर रहेगी जब तक वो आराम से रीजनरेट होते रहेंगे। एक तरीके से बोल लो इमॉर्टल है जब तक वो। तो नॉर्मल आइस बियर तो पिल जाते हैं। फिर वहां पे भाई साहब आता है आइस बियर्स का लीडर
बड़ा आइस बेयर, और वो शुरू कर देता है नॉर्मल शैडो नाइट्स पे हमला शुरू कर देता है और हावी पड़ जाता है उनके ऊपर वो। और इस बार नाइट्स रीजनरेट भी नहीं कर पाते क्योंकि जिन्वू की मैजिक पावर खत्म हो चुकी होती है, और इस तरह हमारे नॉर्मल वाले शैडो नाइट्स गायब हो जाते हैं या फिर वो लोग खत्म हो जाते हैं। फिर हमारा इगरस मैदान में आता है। वो बंदा भाई क्या बुरी तरीके से उस बड़े से आइस बियर को पेलता है और लास्ट में उस आइस बियर की गर्दन चॉप करके जिन्वू के कदमों में रख देता है और खुद भी उस जिन्वू के सामने बो डाउन हो जाता है एक बिल्कुल तगड़े सर्वेंट की तरह। एंड काफी कोल्ड मूवमेंट होता है और जिन्वू फिर थोड़ा बहुत सोचता है कि जिस लेवल पे वो करेंटली है, इग्रेस भी उसके लगभग बराबरी का ही बंदा है या फिर उससे ज्यादा पावरफुल है। और फिर तुरंत जिन्वू कहता है और आइस, और जो हमारे भालू, जो हमारे बियर से जिनको उसने हराया है, उनकी शैडो भी ले लेता है। और जो बड़ा भालू होता है खतरनाक ताकतवर सा, उसकी शैडो भी ले लेता है बाद में यूज करने के लिए। तो काफी टाइम बाद यहाँ पर रेड गेट के अंदर 3 दिन बीत जाते हैं, मतलब बाहर की दुनिया के 3 घंटे बीत गए। बाहर यहाँ पे डोंगसू बोलता है कि अगर जिन्वू अंदर ही डंजियन में मर गया तो मेरा आना तो यहाँ पे वेस्ट हो गया, इतनी दूर से आया मैं यूएस से। और आगे गुस्से में ये भी बोलता है कि अगर जिन्वू व्हाइट टाइगर गिल्ड का हिस्सा नहीं है तो वो अंदर कैसे घुसा है इस डंजियन में। तो अपना जो चीफ था वो बोलता है कि उसने पूछा था कि मैं क्या अंदर घुस जाऊं तो हमने घुसने दे दिया। हमारे चीफ सर सन जिन्वू को कवर कर रहे थे। तो डोंगसू बोलता है कि हाँ फिर तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इतना ही बोलते साथ उस चीफ असिस्टेंट का गला पकड़ लेता है वो सट्ट से जाके और कहता है कि तुमको लगा हुआ कि मैं ऐसा कुछ कहूंगा है ना, कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ये वो। आगे वो उसका गला पकड़ के बोलता है कि चुपचाप बताओ कि तुम क्या छुपा रहे हो, स्पष्ट करो। और फिर तुरंत वहां पे एस रैंक वैंग डोंगसू का हाथ यहाँ पे अपने दूसरे एस रैंक बेक योनहू पकड़ लेते हैं। बोलते हैं कि छोड़, मेरे एम्प्लॉय का हाथ छोड़। डोंगसू बोलता है कि अच्छा अब तुम मुझे ऑर्डर दोगे। एंड वहाँ का माहौल मतलब काफी गर्म हो चुका है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 एस रैंक लड़ पड़े। और डंजियन के अंदर वहाँ पर ए रैंक हमारा जो किम चूल है वो काफी बुरी तरीके से पिट रहा होता है क्योंकि वहाँ पर और भी काफी सारे मॉन्स्टर वगैरह खतरनाक आ जाते हैं जिनको वो नहीं संभाल पाता। उसके जो साथ वाले बंदे होते हैं वो सब सारे के सारे मर जाते हैं, वो भाई साहब नहीं लड़ पाते। और अपना ए रैंक किम चूल बड़ी मुश्किल से जान बचा के वो भी भागने लगता है कि भाई बचे तो कम से कम। एंड अब क्या वो बच पाएगा? और जो 2 एस रैंक बाहर हैं क्या वो लड़ पड़ेंगे? और जिन्वू के लिए आगे कौन से चैलेंजेस वेट कर रहे हैं, ये सब अब हम देखेंगे ऑब्वियसली वीडियो के पार्ट 2 में। पार्ट 1 काफी बड़ा हो चुका है, रिकॉर्डिंग 1 घंटे से ज्यादा की हो चुकी है, पता नहीं एडिटिंग में कितना हो जाएगा। और पार्ट 2 में ऑब्वियसली जल्दी लेके आऊंगा, कोशिश करूंगा मैं 1 हफ्ते में 2 या 3 एपिसोड तो मतलब इस वीडियो के पार्ट्स पोस्ट कर ही दूं। और क्योंकि नॉर्मल वीडियो भी चलनी चाहिए। और तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो भाई, जैसे तुरंत पार्ट 2 आएगा तुरंत देख पाओगे। और कैसी लगी तुम्हें वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजा आया क्या?